एम्पायर था वो इतना ही बड़ा था, ये जो आप देख रहे हैं इतना भी बड़ा नहीं था। शुरू में मगध एम्पायर तो बहुत छोटा था, ठीक है, शुरू में मगध एम्पायर बहुत छोटा था। मतलब आज की डेट में जो बिहार की कैपिटल है, बिहार की राजधानी है, ठीक है, हाँ जी, बिहार की जो कैपिटल है, बिहार की जो राजधानी है पटना, पाटलिपुत्र जिसे कहा जाता था, तो बस वही और उसके आसपास का जो एरिया था, पटना गया, ठीक है, पटना गया और इसके आसपास का थोड़ा बहुत एरिया, इसी को मिलाकर मगध बोलते थे, ठीक है। फिर धीरे-धीरे वो फैलता चला गया, बड़ा होता चला गया और ज्यादातर टाइम पर, मोस्ट ऑफ द टाइम मगध एम्पायर ऐसा दिखता था। अगर आप मौर्य एम्पायर को छोड़ दीजिए, मौर्य साम्राज्य को, तो ज्यादातर टाइम पर मगध ऐसा दिखता था। मौर्य एम्पायर के टाइम पर जब मगध का एक पीक देखने को मिला, ठीक है, चरमोत्कर्ष देखने को मिला, तो मगध एम्पायर मौर्य साम्राज्य के टाइम पर कुछ इतना बड़ा था, ठीक है, इस प्रकार से कुछ इधर तक फैला हुआ था, ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो मतलब मौर्य साम्राज्य के टाइम पर ये पूरा का पूरा, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि मौर्य एम्पायर जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया और अशोक के द्वारा आगे बढ़ाया गया, ये इंडियन हिस्ट्री का पहला ऐसा वाकया था, पहली बार ऐसा था, फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, जब हम कह सकते हैं कि भारत में एक राष्ट्र के तौर पर चीजें दिखी, एक नेशन के तौर पर चीजें दिखी। मतलब वो कहते हैं जैसे अखंड भारत शब्द का इस्तेमाल होता है, हमारे देश के लिए राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वो पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने दिखाया और इस वजह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं और एक एक करके लेकर चलेंगे। आज की डेट में हम जो करने वाले हैं, हमारा टारगेट ये शुरू की 3 डायनेस्टीज होंगी, ठीक है ना, ये शुरू की 3 डायनेस्टीज होंगी आज के हमारे टारगेट में, जिसमें हम कोशिश करेंगे हर्षित डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी, इन तीनों को खत्म करने की, देखते हैं कितना कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन टारगेट पर हमारे ये 3 होंगे, फिर मौर्य, शुंग और वो सब एक एक करके आएंगे। तो जो चैप्टर चल रहा होगा उससे संबंधित कोई डाउट होगा तो आप पूछ भी पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप कह लीजिए, आपकी मर्जी है। अच्छा, तो हर्यक डायनेस्टी या हर्यक वंश जो है, इसमें पढ़ना क्या है भाई, 3 शासकों के बारे में, 2-3 शासकों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। और अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 544 से 412, कितना है भैया, 544 से 412 ईसा पूर्व है, ये इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमें हर्यक वंश के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल यूज हो जाएगा भैया आशीष, देखिएगा 100% यूज होगा। अब इसमें आप देखेंगे साथियों कि क्या है कि भाई 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है, एक तो बिम्बिसार के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, बिम्बिसार के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा किसके बारे में पढ़ना है भैया, तो दूसरा हमें इसमें पढ़ना है अजातशत्रु के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है, दूसरा हमें अजातशत्रु के बारे में पढ़ना है, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु के बारे में पढ़ना है। और तीसरा हमें किसके बारे में पढ़ना है भाई, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु के बाद हमें तीसरा पढ़ना है उदयन के बारे में, किसके बारे में, उदयन के बारे में पढ़ना है, उदयन, ठीक है, उदयन के बारे में पढ़ना है। और उदयन के जस्ट बाद हमें किसके बारे में पढ़ना है ना, उदयन इस वंश का अंतिम, समझिए कि ठीक ठाक शासक है, और अंतिम ठीक ठाक शासक है, फिर लास्ट में क्या ही करना है, एक अंतिम शासक नाग दशक के बारे में अंतिम बात पढ़कर, ठीक है, इस टॉपिक को खत्म कर लिया जाएगा, ठीक है, नाग दशक, ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक है इधर के, इसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक मिलेगा आपको वो मौर्य डायनेस्टी वाला ही मिलेगा, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक, तो देख लिया जाए एक एक करके आराम से चीजों को, ठीक है। तो है क्या मामला कि इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले किसकी, सबसे पहले बात करने वाले हैं बिम्बिसार की, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेभाषा, ठीक है। तो भाई बिम्बिसार के बारे में सबसे पहले बात कर ली जाए तो आप देखेंगे ना भाई ये क्या है, ये पहली बात तो इस वंश का फाउंडर है, ठीक है, वो आप जानते हैं, इस वंश का फाउंडर है, मतलब इस वंश का क्या है, संस्थापक है, क्या है भैया, संस्थापक है, ठीक है। मतलब ये जो हर्यक डायनेस्टी है, ये जो हर्यक वंश है, इस वंश का क्या है, ये इस वंश का संस्थापक है, ठीक है, ये इस वंश का क्या है, ये इस वंश का संस्थापक है, फाउंडर है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या भैया, इसमें अगर हम इसकी उपाधियों की बात करते हैं, अगर हम इसकी उपाधियों की बात करें तो इसकी उपाधियां क्या है, अरे इसकी उपाधियों, उपाधियों का मतलब क्या होता है भैया, उपाधियों का मतलब हो गया टाइटल्स, ठीक है ना, क्या हो गया भाई, टाइटल्स। तो अगर टाइटल्स की बात करते हैं तो एक टाइटल क्या है, जैसे इसका कई सारे टाइटल्स में से एक टाइटल है श्रेणिक, क्या है टाइटल, श्रेणिक, ठीक है ना, तो इसका एक टाइटल हो गया भैया क्या, श्रेणिक, ठीक है। तो श्रेणी किसे कहा गया है, श्रेणिक, ठीक है, श्रेणिक कहा गया है। और क्या कहा गया है इसे, इसका एक टाइटल है क्षेत्रोजस, क्या, क्षेत्रोजस इसे कहा गया है, क्या कहा गया भैया, क्षेत्रोजस कहा गया है, ठीक है, हाँ जी। अब समस्या, ठीक है, क्षेत्रोजस कहा गया है, क्या कहा गया है, क्षेत्रोजस, क्षेत्रोजस, ठीक है, क्षेत्रोजस भी इसे कहा गया है। तो इसके 2 टाइटल्स हैं, ठीक है, 2 उपाधियां हैं, एक क्या भैया, एक है श्रेणिक और दूसरा है क्या, क्षेत्रोजस, ठीक है, एक है श्रेणिक, एक है क्षेत्रोजस। और एक बात कहूंगा कि इनका अलग अलग टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इंडियन हिस्ट्री में आपको ऐसे सैकड़ों शासक मिलेंगे, तो आप कितने की टाइम पीरियड याद करेंगे, तो सबका टाइम पीरियड याद करने से बेहतर है कि आप सीधे सीधे हर्यक डायनेस्टी का टाइम पीरियड याद करिए, कि हर्यक वंश का टाइम पीरियड 544 से और 412 तक है, ठीक है, मतलब 544 से 412 ईसा पूर्व तक है, ठीक है ना। तो आराम से ऐसे समझ के चलिए, ठीक है, बाकी एक एक का याद करेंगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर इतना इतिहास बहुत बड़ा, हिस्ट्री बहुत बड़ा है, याद नहीं कर पाएंगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो भैया आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आप याद किए हुए हैं 544 से 412, तो अगर मान लीजिए कभी अजातशत्रु का या बिम्बिसार का टाइम पीरियड पूछ लिया तो आपको ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा कि आप आराम से पता कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा भाई अब इसके बारे में बात करें, ठीक है, कि बिम्बिसार की और चीजों की, तो ध्यान देंगे कि ये मगध का पहला साम्राज्यवादी शासक था, ठीक है, पहला साम्राज्यवादी शासक, ठीक है, ये मगध का क्या हुआ भैया, पहला साम्राज्यवादी शासक, ठीक है ना। हाँ, साम्राज्यवादी शासक का मतलब क्या होता है, ऐसा शासक जो हमेशा साम्राज्य को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगा, ठीक है ना, हाँ, अपने साम्राज्य को हमेशा बढ़ाने में लगा हो, लगातार कोशिश करे कि हमारा साम्राज्य और बड़ा हो जाए, ठीक है ना, हाँ जी। तो पहला साम्राज्यवादी शासक है, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट इंपीरियलिस्टिक, हाँ, इंपीरियलिस्टिक रूलर है, ठीक है, ठीक है, इंपीरियलिस्टिक रूलर है, ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे, ये पहला इंपीरियलिस्टिक रूलर है, मतलब पहला ऐसा शासक है जो क्या करता है भैया, अपने साम्राज्य को लगातार बढ़ाने पर फोकस करता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया है, इसने, ठीक है, पहला ऐसा शासक है जिसने वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य विस्तार किया, ये भी गजब की बात है, वैवाहिक संबंधों द्वारा, वैवाहिक संबंधों से, ठीक है, वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य विस्तार, ठीक है, वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य विस्तार किया, ठीक है, वैवाहिक संबंधों से इसने साम्राज्य विस्तार किया, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य विस्तार अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना। मतलब एम्पायर एक्सपेंशन थ्रू मैरिटल रिलेशन, ठीक है ना, एम्पायर एक्सपेंशन थ्रू मैरिटल रिलेशन, ठीक है ना, एम्पायर एक्सपेंशन विवाह वगैरह का मतलब क्या था वो आराम से हम आपको बताएंगे, ठीक है, आगे आपको एक एक करके सब मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप देखेंगे साथियों इसने और क्या किया है, जैसे इसने अंग को जीता था, ठीक है ना, अंग विजय की थी, ठीक है ना, अंग अंग नाम का एक क्षेत्र था, अंग विजय, अभी समझाएंगे, ठीक है, आगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सब रखना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस के साथ पढ़िए। विक्ट्री ऑफ अंग, ठीक है ना, अंग को इसने जीता और इसका एक राजवैद्य हुआ, राजवैद्य मतलब कह सकते हैं कि रॉयल फिजिशियन, ठीक है ना, हाँ, इसका राजवैद्य, ठीक है, इसका जो राजवैद्य था वो कौन था, राजवैद्य मतलब समझिए कि जैसे आज के टाइम में फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे ही समझिएगा, ठीक है ना, हाँ जी, फैमिली डॉक्टर, तो वैसे ही यहाँ पर तो रॉयल फिजिशियन कहा जाता था, रॉयल फिजिशियन, ठीक है, तो रॉयल फिजिशियन साथियों इसका कौन हुआ, इसका रॉयल फिजिशियन हुआ कौन, जीवक, ठीक है, तो जीवक इसके रॉयल फिजिशियन थे, कौन, जीवक की अगर बात करें तो ये इसके रॉयल फिजिशियन थे, ठीक है। और इस प्रकार से अभी बिम्बिसार के बारे में आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब बिम्बिसार के बारे में आप जो चीजें समझ पा रहे हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमने बताई, अरे एक एक करके सब समझ में आएगा, हमने कहा पेशेंस रखेंगे, क्लास के एंड में अगर आपको ना समझ आए तो फिर कहिएगा, पहले इसको देख लीजिए। तो भैया एक बार फिर
ऐसे लिखेंगे कि भाई क्या है, फाउंडर है, ठीक है। ये क्या है भैया, ये मगध साम्राज्य का संस्थापक है, मगध साम्राज्य का संस्थापक है, पहली बात हो गई। उपाधियां इसकी दो है, श्रेणिक और क्षेत्रोजस। पहला साम्राज्यवादी शासक है, मतलब इंपीरियलिस्टिक रूलर है। साम्राज्यवादी का मतलब ये है कि हमेशा ही अपने साम्राज्य को विस्तारित करने में, बढ़ाने में लगा रहता था, ठीक है ना, हाँ, लगा रहता था, ठीक है, बढ़ाने में, ठीक है, मतलब लगातार अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने, जैसे आज के समय में चाइना लगा रहता है ना, हमेशा कोशिश करता है, कभी तिब्बत कब्जा कर लिया, कभी ताइवान कब्जा कर लिया, कभी इधर कभी उधर, ठीक है, तो ये करता रहता है। अंग को जीता था इसने, तो भाई मगध जो स्टेट है उसके जस्ट बगल में एक और स्टेट होता था, अंग स्टेट, तो वो अंग स्टेट को इसने क्या किया, जीत लिया था, ठीक है ना। बाकी इसका राजवैद्य कौन था, राजवैद्य जीवक था। अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। मतलब जीवक एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने, ठीक है, गौतम बुद्ध का भी इलाज किया, मतलब समझिए इतने बेहतरीन जो है डॉक्टर थे कि भगवान गौतम बुद्ध का इलाज किया, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है मामला, अब होता यह मामला कि बिंबिसार को थोड़ा सा समझा जाए, ठीक है, तो मैप पर थोड़ा सा आइए और थोड़ा सा समझ लीजिए बिंबिसार को समझने के लिए। तो बिंबिसार को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जैसे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये मगध, ये क्या था भैया, ये मगध, ठीक है। और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर एक एरिया था, ये कौन सा था, ये अंग था, ठीक है, क्या था ये अंग था, ठीक बात है। और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर एक एरिया था और ये था काशी, क्या था भैया, काशी था, ठीक है ना। इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर एक एरिया था, है ना, यहाँ पर एक एरिया था, इसका नाम था कौशल, क्या नाम था भैया, कौशल नाम था, ठीक है, क्या था, कौशल, ठीक है, समझते चलिएगा अभी। यहाँ पर एक एरिया था, ठीक है, और इस एरिया का नाम क्या था, ये जो स्टेट था और इसका नाम था बच्ची, क्या नाम था भैया, बच्ची। ऐसे ही यहाँ पर एक क्षेत्र था जिसका नाम था मद्र, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर एक क्षेत्र था जिसका नाम था अवंती, ठीक है, क्या नाम था भैया, अवंती। अब इसके माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझिएगा, ठीक है। जैसे ये वाला एरिया थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है, क्या लिखा है, वज्जी लिखा हुआ है, ठीक है ना, वज्जी लिखा हुआ है। अब जरा समझिएगा कि भैया होता क्या है, होता ये है कि ये जो मगध है, भाई मगध का शासक कौन, मगध का शासक भैया कौन था, मगध का शासक था बिंदुसार, ठीक है, मगध का शासक कौन था, मगध का शासक था बिंदुसार, ठीक है। मगध का शासक बिंदुसार अलग है और बिंदुसार अलग है, ठीक है ना। बिंदुसार हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर है और जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, ठीक है। तो मगध का राजा जो बिंदुसार है, मगध का राजा बिंदुसार है और कौशल के राजा है, ठीक है, कौशल के एक राजा है। कौशल के राजा का नाम क्या है, कौशल के राजा है साथियों प्रसेनजीत, क्या नाम है इनका, प्रसेनजीत इनका नाम। कौशल के राजा कौन है, प्रसेनजीत, ठीक है ना। तो कौशल के राजा प्रसेनजीत, ठीक है, और बच्ची, ठीक है, तो आपको पता चलने वाली है, तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब है क्या कि ऐसे समझिए कि कौशल के राजा जो प्रसेनजीत है, ठीक है, कौशल के राजा प्रसेनजीत है और प्रसेनजीत की एक बहन है, ठीक है, प्रसेनजीत की एक बहन है, मतलब सिस्टर है, ठीक है, जिसका नाम है महाकौशला, क्या नाम है इसका, महाकौशला, ठीक है, महाकौशला, ठीक है। महाकौशला राजकुमारी है, प्रिंसेस है, ठीक है, एक राजकुमारी है, प्रिंसेस है, जिनका नाम है भैया क्या, जिनका नाम है चेलना, क्या नाम है इनका, इनका नाम है चेलना, ठीक है, चेलना, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अभी आगे एक एक करके जैसे जैसे आती जाएगी समझ में आता जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की एक प्रिंसेस है, मध्य प्रदेश की एक प्रिंसेस है, अब इन सबसे विवाह करेगा ना, इसीलिए तो लिखा हूं प्रिंसेस है खेमा, क्या नाम है इनका, खेमा, ठीक है, इनका नाम है खेमा, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रिंसेस जो है इनका नाम क्या है, इनका नाम है भैया खेमा, ठीक है। और अवंती के राजा जो है, अवंती के जो किंग है, इनके साथ इसकी मित्रता थी, इनका नाम है चंद्रप्रद्योत, क्या नाम है, चंद्रप्रद्योत, ठीक है, चंद्रप्रद्योत, ठीक है, चंद्रप्रद्योत, चंद्रप्रद्योत, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखते जाइए, ठीक है, इसमें आप यहाँ से समझिए पहले तो, ठीक है, पहले ऐसे समझिए कि जैसे मगध का राजा जो बिंबिसार है, इसने अंग को क्या कर लिया है, अंग को इसने जीता था, अंग को क्या किया है, अंग को जीता, ठीक है ना, अंग को जीता मतलब अंग की विक्ट्री करी, ठीक है ना, विक्ट्री ऑफ अंग, या कह सकते हैं कि अंग को क्या किया, कॉन्क्वायर कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, तो अंग आप देख रहे हैं, मगध के जस्ट बगल में अंग है, मगध के जस्ट बगल में अंग है ना भैया, मगध के जस्ट बगल में अंग है और बिंबिसार ने अंग को क्या किया है, जीता है, जीत कर अपने एम्पायर में मिला लिया, ठीक है ना, अंग को जीत कर उसे अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है, तो एक कहानी खत्म। दूसरा, मगध के राजा बिंबिसार ने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के साथ क्या करा, चंद्रप्रद्योत के साथ फ्रेंडशिप कर ली, इनसे क्या कर ली भैया, इनके साथ फ्रेंडशिप कर ली, ठीक है, इनके साथ क्या कर ली, फ्रेंडशिप कर ली, ठीक है, तो भैया ये जो है हमारे मित्र रहेंगे, ठीक है, क्या करा इनके साथ मित्रता कर ली, ठीक है, इनके साथ क्या करी भाई, इनके साथ मित्रता कर ली, ठीक है, इनके साथ मित्रता कर ली कि ठीक है ना। और मित्रता में इसने क्या किया, मित्रता में एक चीज ये करी, इसने मित्रता कर ली चंद्रप्रद्योत के साथ, और चंद्रप्रद्योत के साथ मित्रता करी तो अपने राजवैद्य जीवक को इसके इलाज के लिए भेजा था। राजवैद्य जीवक जो थे, राजवैद्य मतलब रॉयल फिजिशियन ऑफ बिंबिसार, रॉयल फिजिशियन ऑफ बिंबिसार, राजवैद्य जिसको हिंदी में कहेंगे जीवक। तो जो बिंबिसार के रॉयल फिजिशियन थे, ठीक है, जो बिंबिसार के रॉयल फिजिशियन थे, ठीक है, राजवैद्य थे, जीवक को इसके इलाज के लिए भेजा, वो इसके इलाज के लिए भेजा, इलाज के लिए भेजा, ठीक है ना, हाँ, मतलब फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, के लिए भेजा, हाँ? मतलब कह सकते हैं कि बिंबिसार ने क्या किया, अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को कहां भेजा, चंद्रप्रद्योत के पास भेजा, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको कोई दिक्कत थी, कोई बीमारी थी, ठीक है, तो उसी के इलाज के लिए भेजा था। तो इससे ये पता चलता है कि बिंबिसार की इसके साथ मित्रता थी, ठीक है। तो अब तक दिमाग में बस बिठाते चलिएगा कि ये जो है अवंती है, ठीक है, हाँ, तो ये मगध है और ये जो मगध है, ठीक है, ये जो मगध आप देख पा रहे हैं, इस मगध के बगल में जो अंग है इसको इसने जीत लिया है, ठीक है, और अवंती के राजा के साथ मित्रता कर ली है, मैत्री कर ली है, ठीक है। अब बिंबिसार जो है इनके साथ विवाह करेगा, ठीक है, इनके साथ विवाह करेगा, ठीक है, तो इनसे विवाह कर लिया। अब विवाह करने से बड़ा फायदा क्या होगा, ठीक है, इस विवाह से बड़ा फायदा क्या हो रहा है, इस विवाह से बड़ा फायदा ये हो रहा है कि इसकी जो नॉर्थ की जो बाउंड्री है, नॉर्थ की जो सीमा है वो सेफ हो रही है, ठीक है ना। तो मगध के उत्तर में बच्ची था, मतलब अब उत्तर की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से कोई भी अटैक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा मित्र राष्ट्र हो गया, मतलब एक तरह से संबंधी राष्ट्र हो गया, ठीक है, रिलेशन हो गया ना इसके साथ, ठीक है। अब बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने अगला स्टेप जो उठाया वो ये उठाया, बिंबिसार ने अगला स्टेप उठाया वो ये कि प्रसेनजीत जो है, बिंबिसार ने क्या किया, प्रसेनजीत को हराया, ठीक है ना, प्रसेनजीत को हराया मतलब ये डिफीट किया, प्रसेनजीत को हराया मतलब इनको डिफीट किया, ठीक है ना। और जब बिंबिसार ने प्रसेनजीत को हराया, जब बिंबिसार ने प्रसेनजीत को हराया तो प्रसेनजीत ने बिंबिसार के साथ अग्रीमेंट कर लिया, समझौता कर लिया, है ना, हाँ, मतलब एक तरह से समझौता कर लिया। तो इस समझौते की वजह से क्या हुआ, इस समझौते की वजह से क्या हुआ कि भाई महाकौशला के साथ इसका विवाह हो गया, और विवाह के साथ साथ क्या हुआ पता है, इस विवाह में काशी के 5 गांव दहेज में मिले। विवाह तो हुआ, ठीक है, प्रसेनजीत जब बिंबिसार से हार गए, प्रसेनजीत, अरे प्रसेनजीत कौन है भाई, कौशल के राजा है, प्रसेनजीत कौशल के राजा है, और ये काशी जो है ये कौशल का ही हिस्सा है ना, जो काशी है ये कौशल का ही हिस्सा है, ठीक है। तो मगध और कौशल के बीच में काशी को लेकर लड़ाई चलती रहती थी, मगध और कौशल में काशी को लेकर लड़ाई चलती रहती थी। तो मगध के राजा बिंबिसार ने प्रसेनजीत जो कौशल के राजा थे उन पर हमला कर दिया, ठीक है, और बिंबिसार ने प्रसेनजीत को हरा दिया, तो प्रसेनजीत ने समझौता कर लिया, और समझौते के तहत क्या किया कि अपनी बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार से करा दिया, और काशी के 5 गांव दहेज में, ठीक है ना। अच्छा, तो इससे मगध और बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या नंबर आया, अब इसके बाद आप देखेंगे कि भैया बिंबिसार ने अगला विवाह किसके साथ किया है, बिंबिसार ने अगला विवाह किया वो किसके साथ किया, खेमा के साथ, ठीक है ना, किसके साथ किया भैया, अगला जो इसका विवाह
क्यों कहा जाता है, इसे पहला इंपीरियलिस्टिक रूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने बहुत दिमाग लगाया अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए, अपने एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए, ठीक है? तो अपने एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए इसने लगातार दिमाग लगाया और अपने एम्पायर को बढ़ाया भी, एक्सपेंड भी किया। और इसमें सबसे पहली बात हमने बताई कि मगध के राजा बिंबिसार ने अपने पड़ोसी राज्य, अपने नेबर स्टेट अंग को क्या किया, जीत लिया और उसे मगध का हिस्सा बना दिया, उसे मगध में ही मर्ज कर दिया, ठीक है? फिर मगध के राजा बिंबिसार ने अपनी नॉर्थ बाउंड्री पर स्थित, अपनी नॉर्थ बाउंड्री पर उत्तरी सीमा पर स्थित वज्जी की राजकुमारी चेलना के साथ विवाह कर लिया। तो अब यहाँ है ना रिलेशन हो गया एक तरह से, ठीक है? तो इस रिलेशन की वजह से, इस विवाह की वजह से अब इसकी नॉर्थ वाली जो बाउंड्री है वो क्या हो गई, सेफ हो गई। उसकी नॉर्थ वाली बाउंड्री क्या हो गई, सेफ हो गई, ठीक है ना? अच्छा, फिर मगध ने देखा कि कौशल और उसके बीच में जो डिस्प्यूट है वो काशी को लेकर है, क्योंकि मगध और कौशल के बीच में काशी था, ठीक है ना? तो मगध ने कौशल पर अटैक कर दिया और मगध ने कौशल पर अटैक करके प्रसेनजीत को हरा दिया। किसको भैया, प्रसेनजीत को हरा दिया, ठीक है ना? अच्छा, तो प्रसेनजीत को जब हरा दिया तो प्रसेनजीत ने सोचा कि हरा तो दिया ही है, तो अब हमारा कोई ना कोई क्षेत्र तो ये ले लेगा, तो इससे बढ़िया है कि अपनी बहन का विवाह करा देते हैं और दहेज के नाम पर काशी के 5 गांव दे देते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया। तो इस प्रकार से बिंबिसार का मगध और बड़ा हो गया। फिर बिंबिसार ने क्या किया कि अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्री कर ली, फ्रेंडशिप कर ली, तो ताकि इधर से कोई अटैक ना हो पाए। और इसी प्रकार से मध्य देश की राजकुमारी खेमा से भी विवाह कर लिया ताकि इधर से कोई अटैक ना हो पाए। तो कितना समझदार था, कितना चालाक था, आप इसका अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन अब आगे इसी कड़ी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, और वो ये कि भैया ये जो कौशल है, ये जो कौशल के राजा प्रसेनजीत है, इनके बारे में है, ठीक है? इन्हें आगे चलकर किसने हराया पता है? इन्हें आगे चलकर अजातशत्रु ने हराया, ठीक है? इन्हें आगे चलकर, ठीक है, अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु जो है ये बिंबिसार का बेटा है। इन्हें आगे चलकर अजातशत्रु ने हराया, ठीक है, हराया तथा इनकी बेटी, इनकी पुत्री, ठीक है, इनकी पुत्री वाजिरा से विवाह कर, वाजिरा से विवाह कर, वाजिरा से विवाह कर, वाजिरा से विवाह कर, पूरा, ठीक है, विवाह कर, पूरा का पूरा काशी दहेज में प्राप्त किया। तो समझ में मामला क्या है? दहेज में प्राप्त किया, ठीक है ना? दहेज में प्राप्त किया। तो ये बात भी जरा दिमाग में बैठ गया, ठीक है? इसके लिए अलग से मैं नहीं बना रहा हूँ, इसी में बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बचे, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, तो एकदम बिल्कुल आराम से आपको समझ के चलना है। ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में फर्जी माथा पटकने की मतलब नहीं है, पढ़ने फोकस कर लो, ठीक है? जब मैं पढ़ा लूंगा तभी कमेंट बॉक्स देखो, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा भाई, अब है क्या मामला, ठीक है? कि इस चीज को समझिए कि ये वाला जो मामला अभी हमने आपको समझाया, ये कुछ लोगों के दिमाग से बाउंस हो सकता है, ठीक है? मामला ये है कि मगध के राजा बिंबिसार ने कौशल की राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया और इसी बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु, इसी बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने इसी प्रसेनजीत, जिसकी बहन से बिंबिसार ने विवाह किया था, इसी प्रसेनजीत की पुत्री, इसी प्रसेनजीत की डॉटर वाजिरा के साथ इसने विवाह किया। अब एक चीज और कि भैया बिंबिसार को काशी के 5 गांव दहेज में मिले थे और अजातशत्रु ने पूरा काशी लिया। उसने कहा अपने पिता की तरह 5 गांव से मैं संतुष्ट नहीं होगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद 5 विलेजेस ऑफ काशी, है ना? मुझे तो पूरा का पूरा काशी चाहिए, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान दीजिए। अब आपके एग्जाम में, ठीक है ना, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे एक तो ये कि काशी के 5 गांव दहेज में किसने प्राप्त किए? काशी के 5 गांव मगध के किस राजा ने प्राप्त किए दहेज में? तो बिंबिसार बताएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि काशी को जीतकर उसे मगध का हिस्सा किसने बनाया, तब आप बताएंगे अजातशत्रु। तब क्या बताएंगे भैया? अजातशत्रु बताएंगे, ठीक बात है? तो इस बात को ध्यान रखना है कि इन्हें आगे चलकर अजातशत्रु ने हराया तथा इनकी पुत्री वाजिरा से विवाह कर पूरा का पूरा काशी दहेज में प्राप्त किया, ठीक है ना? हाँ जी, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया जो आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है? और बाकी ये तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यह भी ध्यान में रखिएगा कि बिंबिसार की जो हत्या है, बिंबिसार वाज मर्डर्ड बाय, है ना, हिज सन अजातशत्रु, ठीक है? तो बिंबिसार को अजातशत्रु नहीं मारा था, ठीक है ना? बिंबिसार को अजातशत्रु नहीं मारा था। अब अजातशत्रु का शासन आएगा, ठीक है? अब अगला शासन किसका आ रहा है? अजातशत्रु का आ रहा है। तो भैया बिंबिसार के बारे में बता दिया, अब हम अजातशत्रु पर चलेंगे, ठीक है ना? अब हम किस पर चलने वाले हैं भैया? अजातशत्रु पर चलने वाले हैं और उसको जरा समझने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो आइए देख लिया जाए। पहली बात तो अजातशत्रु की जब हम बात करेंगे तो इसकी उपाधि या इसका जो टाइटल है, ठीक है, इसकी जो उपाधि है या इसका जो टाइटल है वो क्या है? तो भैया इसका टाइटल है कुनीक। क्या टाइटल है इसका? इसका टाइटल है कुनीक, ठीक है? तो एक इसका टाइटल है क्या भैया? कुनीक, ठीक है? क्या टाइटल है? कुनीक इसका टाइटल है, ठीक है? कुनीक इसका टाइटल है। अच्छा, अब अजातशत्रु के बारे में एक बात और कि ये पितृहंता है। क्या है ये? पितृहंता है, ठीक है ना? पितृहंता है मतलब पैट्रियार्की। क्या है? पैट्रियार्की। पैट्रियार्की का मतलब अपने ही पिता को मारने वाला, ठीक है ना? हाँ, अपने ही पिता को मारने वाला। यहाँ पे काशी का राजा कहाँ से आ जाएगा? काशी कौशल का था, ठीक है? काशी जो है वो कौशल का था। कभी महाजनपद काल में, अरे कौशल को काशी का मतलब कौशल ने काशी को जीत लिया, ठीक है? तो जिस टाइम की बात कर रहे हैं इस समय काशी का कोई राजा नहीं था, ठीक है ना? और जिस टाइम की बात बारे में आप सोच रहे हो उस टाइम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलिए अब इसके बाद हम अजातशत्रु पर चले। तो अजातशत्रु ने क्या किया, ठीक है? इसने क्या जीता? इसकी जो जीत है, जो विक्ट्री है वो किस पर हुई? तो इसकी जो जीत है, इसकी जो विक्ट्री है वो वज्जी पर, ठीक है? किस पर हुई? वज्जी, ठीक है? अब वज्जी का मतलब समझ रहे हैं? वज्जी का मतलब जो लिच्छवियों का एरिया था, किसका भैया? लिच्छवियों का। तो वज्जी को इसने जीता, किसने? अजातशत्रु ने, है ना? और पूरा काशी दहेज में प्राप्त किया, ठीक है? ये तो पहले बता चुके हैं कि पूरा काशी दहेज में प्राप्त किया, ठीक है? पूरा काशी दहेज में प्राप्त किया, पूरा का पूरा काशी इसने दहेज में प्राप्त किया। और वो यहाँ पर बताया कि कैसे प्राप्त किया। तो भैया वो प्रसेनजीत को मारकर प्राप्त किया था, ठीक है ना? हाँ, पूरा काशी दहेज में प्राप्त किया, ठीक है? हाँ, ठीक है, पूरा काशी दहेज में प्राप्त किया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? रिसीव्ड काशी इन डाउरी, ठीक है ना? तो डाउरी के फॉर्मेट में पूरा का पूरा प्राप्त किया, ठीक है? ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भैया और बिल्कुल आपको याद करना चाहिए कि भैया कि डाउरी के फॉर्मेट में इसने पूरा का पूरा काशी प्राप्त किया, ठीक है? तो अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बारे में ये भी है कि अजातशत्रु के टाइम पर ही अगर आप देखेंगे इन द 8th ईयर ऑफ, है ना, हिज रूल, इन द 8th ईयर, ठीक है? 8th ईयर ऑफ हिज रूल, ठीक है? ठीक है, मतलब इसके शासन के 8वें वर्ष, ठीक है? इसके शासन के 8वें वर्ष, शासन के 8वें वर्ष, ठीक है? ये कह सकते हैं सीधा सीधा इसका जो शासन करते, इसको शासन करते हुए 8 साल हुए, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं शासन के 8वें वर्ष, शासन के 8वें वर्ष, ठीक है? मतलब इसको शासन करते हुए 8 साल हो गया, ठीक है? 8th ईयर ऑफ हिज रूल, ठीक है? क्या हुआ ये देखिएगा। तो हुआ ये था कि इसके शासन के 8वें वर्ष में भैया बुद्ध की डेथ, ठीक है ना? हाँ, है ना? कह सकते हैं कि बुद्धावास टाइप, ठीक है? बुद्ध की डेथ हुई, ठीक है? बुद्ध की डेथ हुई है। और जिस वर्ष बुद्ध की डेथ हुई थी, जिस वर्ष बुद्ध की बौद्ध समाधि हुई, जिस वर्ष बुद्ध की डेथ हुई उसी वर्ष पहली बौद्ध समाधि हुई। जिस वर्ष बुद्ध की डेथ हुई थी उसी
जिस वर्ष बुद्ध की डेथ हुई उसी वर्ष पहली बौद्ध सभा भी हुई। जिस वर्ष बुद्ध की डेथ हुई थी उसी वर्ष पहली बौद्ध सभा भी हुई थी, ठीक है ना। हाँ। जिस वर्ष बुद्ध की डेथ हुई उसी वर्ष बौद्ध धर्म की पहली सभा भी हुई, मतलब कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल। तो पहली जो बौद्ध सभा है वो भी इसी टाइम पर हुई है, ठीक है ना। हाँ जी भाई, ठीक है। अब इसमें और आगे बढ़े, उदाहरण अब अजातशत्रु की बात हो गई, ठीक है। जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर गद्दी प्राप्त की थी, जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर गद्दी प्राप्त की थी, उसी प्रकार अजातशत्रु को मारकर उसके बेटे ने गद्दी प्राप्त की, ठीक है ना। यह भी एक बात है कि जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था उसी प्रकार से इसके पिता ने भी इसकी हत्या कर दी, ठीक है। ये भी है ना, ठीक है। तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, उत्सुकता रहती है ना, उत्सुकता रहती है ये जानने की कि अजातशत्रु किसका बेटा था। खास करके ये उत्सुकता तब बढ़ जाती है जब आपको ये पता हो कि पिता ने जिस महाकौशला से विवाह किया था, है ना, मतलब बिंबिसार ने जिस महाकौशला से विवाह किया था वो प्रसेनजीत की बहन थी और प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अजातशत्रु महाकौशला का बेटा था। बिल्कुल सही बात है, अजातशत्रु इसी महाकौशला का बेटा था, ठीक है ना, इसी महाकौशला का बेटा था, ठीक है। तो ये भी एक बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो भैया अजातशत्रु की बात कर रहे हैं हम। अजातशत्रु के बाद अब अगला शासक कौन बनेगा? उदयन बनेगा। लेकिन उदयन पर जाने से पहले अजातशत्रु के बारे में एक बात ये भी बताना चाहेंगे कि इसने जो वज्जी को जीता था, ठीक है, मंत्री वरस्कार की मदद से। किसकी मदद से भैया? मंत्री वरस्कार की मदद से, मंत्री वरस्कार की मदद से, ठीक है। ये भी है। तो किसकी मदद से भैया? अपने मिनिस्टर, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर वरस्कार, ठीक है। कह सकते हैं कि किसकी मदद से जीता था? विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, वरस्कार, ठीक है। तो वरस्कार की मदद से इसने जीता था। अब इसके बारे में जरा मैं आपको बता भी दूं विस्तारपूर्वक, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या बताने जा रहा हूं? मगध लिच्छवी युद्ध, मगध लिच्छवी युद्ध, ठीक है ना, मगध लिच्छवी युद्ध, ठीक है। तो मगध लिच्छवी युद्ध क्या है भैया? मगध लिच्छवी युद्ध का मतलब हो गया कि सीधे सीधे हम मगध और लिच्छवी, ठीक है ना, मगध और लिच्छवियों के बीच में जो युद्ध हुआ है, वॉर हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। मगध और लिच्छवी के बीच में जो युद्ध हुआ है उसके बारे में, ठीक है ना। वज्जी और वैशाली जो है वज्जी की कैपिटल थी, ठीक है। अब यहाँ जब हम कह रहे हैं मगध और लिच्छवी का युद्ध, तो आप ये समझे कि ये जो लिच्छवी है, लिच्छवियों का जो स्टेट था, जो राज्य था, वो क्या था? लिच्छवियों का जो स्टेट था, जो राज्य था, उसका नाम था वज्जी। क्या नाम था भैया? वज्जी नाम था, ठीक है। क्या नाम था? वज्जी। और इस वज्जी की कैपिटल क्या थी? इस वज्जी की कैपिटल क्या थी? इस वज्जी की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था वैशाली। क्या नाम था भैया? वैशाली इसकी राजधानी थी, ठीक है। तो वैशाली इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वज्जी वैशाली काफी है ना, सिमिलर नेम है, तो याद करने में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। बिल्कुल। अब इसमें है क्या? मगध और लिच्छवी के बीच में जो युद्ध हुआ, मगध और लिच्छवी के बीच में जो युद्ध हुआ है, इसे आप क्या कहेंगे कि कब हुआ है? तो इसे आप सीधा सीधा कहेंगे कि भैया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। ये युद्ध कब हुआ है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है, मतलब 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है। हाँ, एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं बताते, तो 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है ना। हाँ, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ भैया? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर लिखा है कि किसके किसके बीच हुआ? मगध और लिच्छवी, मगध वर्सेस लिच्छवी, मगध वर्सेस लिच्छवी ये युद्ध हुआ, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अब इसमें ये आप देखिएगा कि भैया है ना, कौन जीता? जीत किसकी हुई, है ना, इसमें जीत किसकी हुई, इसमें विक्ट्री किसकी हुई? तो इसमें जीत तो हुई है अजातशत्रु की, नो डाउट, ठीक है ना। इसमें जीत किसकी हुई है? अजातशत्रु की जीत हुई है, ठीक है ना। किसकी जीत हुई है भाई? अजातशत्रु की जीत हुई है, अजातशत्रु की जीत हुई है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें कुछ चीजें एडिशनल है जो आपको ध्यान देनी है। क्या क्या भैया एडिशनल है? वो आइए जरा एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है ना। एक तो वही वाला पॉइंट जो आपको पहले बताया था कि मंत्री वरस्कार की मदद से, मंत्री वरस्कार की मदद से जीत हुई, है ना, मंत्री वरस्कार की मदद से जीत मिली थी, ठीक है ना, मंत्री वरस्कार की मदद से जीत, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर वरस्कार, ठीक है ना। हाँ, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर वरस्कार, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर वरस्कार, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर वरस्कार। तो वरस्कार की मदद से ये जीत मिली थी, ठीक है। अजातशत्रु को ये जो जीत मिली, ये वरस्कार की मदद से जीत मिली थी। अब इसमें एक बड़ी चीज हुई, पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग, ठीक है ना। यूज ऑफ एलिफेंट्स इन वॉर फॉर द फर्स्ट टाइम, यूज ऑफ एलिफेंट्स इन वॉर, यूज ऑफ एलिफेंट्स, यूज ऑफ एलिफेंट्स इन वॉर फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। युद्ध में पहली बार हाथियों का प्रयोग, युद्ध में ये कई बार पूछा गया, युद्ध में पहली बार हाथियों का प्रयोग, युद्ध में पहली बार हाथियों का प्रयोग, युद्ध में पहली बार हाथियों का प्रयोग, ठीक है, युद्ध में पहली बार हाथियों का प्रयोग, ये भी याद करना है आपको, युद्ध में पहली बार हाथियों का प्रयोग, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे भी हथियार हैं जो पहली बार इस्तेमाल हुए, पहली बार, ठीक है, पहली बार फर्स्ट टाइम यूज्ड हथियार, ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज्ड हथियार, ठीक है। इसमें पहली बार जो हथियार इस्तेमाल हुए उनके नाम मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कौन कौन, ठीक है। तो जैसे एक नाम है रथ मूसल, रथ मूसल, रथ मूसल नाम का हथियार एक इस्तेमाल हुआ, रथ मूसल, ठीक है। और एक इस्तेमाल हुआ महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, ठीक है, महाशिला कंटक, महाशिला, ठीक है, कंटक, ठीक है। तो ये दोनों हथियार है क्या, ठीक है, हाँ, ये दोनों हथियार है क्या? आप ऐसे समझिएगा, बहुत सिंपल है, आपको आराम से समझ आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपसे, ठीक है, लाइटली ले, बहुत ऐसे टेंशन में ना है। देखिए भाई मगध, है ना, हाँ, बाहुबली में जो दिखाया गया एकदम सही बात है। बाहुबली मूवी आपने देखी, बाहुबली मूवी में आपने बाहुबली का हथियार देखा था, पत्थर फेंकने वाला, ठीक है ना। आपको याद होगा कि बाहुबली मूवी में, बाहुबली फिल्म में आपने पत्थर फेंकने वाला हथियार देखा होगा कि जब उसमें वो इस प्रकार से मारा जाता है तो वो इस प्रकार से पत्थर जाता है, ठीक है ना। हाँ, हालांकि उसमें तो कपड़ा लपेटे रहते हैं, लेकिन यह है कि इस प्रकार से पत्थर फेंकने वाला हथियार था महाशिला कंटक। तो महाशिला कंटक क्या था? महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला हथियार था, ठीक है ना। रथ मूसल क्या था? रथ मूसल मतलब कि जैसे आपने बल्लाल देव का हथियार देखा था, ठीक है ना। हाँ, रथ मूसल बल्लाल देव का हथियार आपने देखा होगा कि वो जो गाड़ी उसकी चलती थी, ठीक है, उसकी गाड़ी चलती थी, उसके सामने आपको याद होगा कि चक्र की तरह, है ना, पहिया घूमता रहता था। तो रथ मूसल में थोड़ा सा फर्क था कि जिस तरह से बल्लाल देव ने अपने रथ में चक्र लगा रखा था, मतलब वो एक तरह से काटने वाला हथियार, रथ मूसल में क्या लगा होता था? गदा लगा होता था, बहुत सारे गदा लगे होते थे, ठीक है ना। तो रथ मूसल में रथ के आगे बहुत सारे गदे लगा दिए जाते थे, गदा लगा दिया जाता था ताकि वो जो पीटते चले, ठीक है, पीटते चले, ठीक है ना। हाँ, अजातशत्रु ने बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को समर्थन किया, बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को समर्थन किया। इसमें यह कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली बौद्ध धर्म का केवल समर्थन किया या केवल जैन धर्म का, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, अच्छा। और ये जो लोग रिवीजन की बात कर रहे हैं कि सब रिवीजन करा दीजिए, तो रिवीजन आपको स्वयं करना होता है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास नहीं है, ठीक है। अजातशत्रु की मां का नाम महाकौशला, ठीक है। चलिए, अब ये चीज आप समझ गए कि मगध और लिच्छवियों के बीच में जो युद्ध हुआ, वास्तव में मगध और वज्जी के बीच में आप युद्ध कह सकते हैं, और वज्जी लोगों की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो वैशाली थी। और आप जानते हैं कि दुनिया
द्वारा की गई थी, ठीक है ना। और बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये कि पहली बार हाथियों का इस्तेमाल, ठीक है, ये क्वेश्चन पहली बार पूछा जाता है कि पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किसने किया, तो पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल मगध ने किया। यहाँ से कहा जाए कि पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किन दो देशों के बीच युद्ध में या दो राज्यों के बीच युद्ध में हुआ, तो मगध लिच्छवी युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। या कह सकते हैं कि मगध ने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया, तो आप कहेंगे लिच्छवियों के खिलाफ किया, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। अरे यार वरस्कार मंत्री का नाम था भाई, लिखा तो है मंत्री वरस्कार की मदद से जीत, ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर वरस्कार था भैया, नमस्कार, थोड़ा समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन गया क्या कि वैशाली को जीतकर मगध का हिस्सा किसने बनाया, ठीक है ना। हाँ, वैशाली को जीतकर मगध का हिस्सा किसने बनाया, तो आप बताएंगे अजातशत्रु। अब जिन लोगों को ये डाउट है कि सर अगर हर्यक डायनेस्टी का टाइम पीरियड 544 से 412 बीसी तक है तो फिर ये वाला युद्ध 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कैसे हो सकता है ना। तो भैया पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ जब 544 लिखा है तो 500 के ऊपर आप जैसे ही जाते हैं वो 6 हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, 5 के ऊपर जैसे जाता है वो 6 हो जाता है, और ये बीसी है तो 600 बीसी तो कहेंगे, 600 बीसी कहेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और उसको आप बिल्कुल याद रखने का प्रयास करेंगे। अच्छा भाई, अब आइए जरा उदाइन पे आ जाते हैं ताकि फिर चैप्टर खत्म होने के बाद उदाइन की बात करें तो ये भी पितृहंता है, ठीक है। हाँ, उदाइन है, ये उदयन नहीं। उदयन और उदाइन में डिफरेंस है। उदयन कौन था, वत्स का राजा था भाई। 16 महाजनपदास जो थे, 16 स्टेट जो थे, 16 राज्य जो थे, उसमें से एक राज्य था वत्स, और वत्स का राजा था उदयन, और हर्यक वंश का राजा था उदाइन, ठीक है ना। ये डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, तो भैया उदाइन क्या है, उदाइन भी पितृहंता है, ठीक है। मतलब ये भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे, मतलब जिस प्रकार से अजातशत्रु पैट्रियार्की है वैसे ये भी है, ठीक है ना। और इस बात का जरा विशेष ध्यान दीजिएगा कि भैया एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, एक बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजा ऐसा था, मतलब कौन एक ऐसा रूलर था जो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा और इसी वजह से अपने बेटे द्वारा मारा गया। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, तो भैया उदाइन ने अपने पिता को मार दिया, ठीक है। तो ये उदाइन वाला मामला समझ लीजिए। और उदाइन कौन है भैया, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र। तो ये एक बड़ा काम इसके समय होगा, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक है ना। मतलब पाटलिपुत्र की स्थापना, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना करके इसे अपनी राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र की स्थापना करके इसे अपनी राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र की स्थापना करके इसे अपनी राजधानी इसने बनाई। तो ये बात ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और फिर क्या है, अंत में नागदशक, ठीक है। हाँ, अंत में नागदशक आ जाएगा, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जिससे आपको परेशानी हो। चलिए, ठीक है। नागदशक में क्या है भैया, नागदशक में केवल एक बात ध्यान देनी है और मुझे कि भाई शिशुनाग ने इसकी हत्या कर, शिशुनाग ने इसकी हत्या कर शिशुनाग वंश स्थापित किया, शिशुनाग वंश स्थापित किया, शिशुनाग वंश स्थापित किया, शिशुनाग वंश स्थापित किया, ठीक है। शिशुनाग वंश स्थापित किया, मतलब नागदशक का एक मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग, ठीक है ना, जिसका नाम था क्या भाई, शिशुनाग। शिशुनाग ने इसकी हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो शिशुनाग killed him and established the Shishunag dynasty, ठीक है ना। शिशुनाग killed him and established the Shishunag dynasty, ठीक है। तो शिशुनाग कौन है, शिशुनाग इसका मिनिस्टर था, मंत्री था। तो हम कह सकते हैं कि शिशुनाग killed him, ठीक है, killed him and established his dynasty, established, है ना, and established his dynasty। ध्यान से समझिए, अब एक बार मैं आपको इसका पूरा रिवीजन करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए, ठीक है ना, पढ़ा देना, सब इकट्ठा पढ़ लो। पढ़ाने को गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले बारे में नहीं पढ़ाया, पहले मगध एम्पायर पूरा खत्म हो जाएगा तब बौद्ध और जैन रिलीजन पढ़ाएंगे। तो देखो भैया बात को समझो, ठीक है। हमने कहा हम बात कर रहे हैं हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी किसने एस्टैब्लिश की थी, बिंबिसार ने एस्टैब्लिश की थी, और इस वजह से हम इसको संस्थापक या फाउंडर कहते हैं, ठीक है। और बिंबिसार के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया, वैवाहिक संबंधों द्वारा, मतलब कहीं ना कहीं मैरिटल, ठीक है, जो रिलेशन है उसके द्वारा, मित्रता के द्वारा, फ्रेंडशिप के द्वारा, और ठीक है, युद्ध करके जैसे भी हो सका हर तरीके से इसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया और उसे सेव किया, ठीक है ना। और आप देख रहे होंगे बिंबिसार की भाई जो टाइटल्स है, श्रेणी है, क्षेत्र, ठीक है। बिंबिसार ने जो भी चीजें करी उसमें एक बड़ा काम ये भी है कि राजवैद्य जीवक को, ठीक है, अपने मित्र चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। वैसे ये वही राजवैद्य जीवक है जिन्होंने गौतम बुद्ध का भी इलाज किया था। तो यहाँ पर समझाया गया है कि भैया मगध ने किस प्रकार से अंग को जीता, वज्जी की राजकुमारी चेल्ला से विवाह किया, कौशल की राजकुमारी महाकौशला से विवाह किया, और खेमा मध्य देश की राजकुमारी खेमा से विवाह किया। तो ये सारी चीजें फिर आगे समझाया गया है कि कौशल और मगध की दुश्मनी काशी को लेकर थी। तो कौशल के राजा प्रसेनजीत को मगध के राजा बिंबिसार से पहले अपनी बहन का विवाह करके 5 गांव दहेज में देने पड़े थे, फिर अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, अजातशत्रु से करके पूरा काशी दहेज में देना पड़ा था, ठीक है। फिर हमने आगे कहा कि देखो बिंबिसार की चूंकि कई सारी पत्नियां थी, बिंबिसार की कई सारी पत्नियां थी तो कई सारे बेटे भी थे। तो उसमें से एक पत्नी महाकौशला के बेटे अजातशत्रु को लगा कि मुझे गद्दी एक ही कीमत पर मिल सकती है कि जब मैं क्या करूं, ठीक है, जब मैं मार दूं अपने पिता को। तो अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया, इसलिए इसे पितृहंता कहा गया, इसकी उपाधि कुनीक है, ठीक है। और अजातशत्रु ने क्या किया, वज्जी को जीता, और वज्जी के साथ जो युद्ध हुआ उसके बारे में यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है कि भैया ये पहला युद्ध था जिसमें ऐसे ऐसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, हाथियों का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और मंत्री वरस्कार की मदद से लिच्छवियों को अजातशत्रु ने हरा दिया। लेकिन फिर अजातशत्रु के ही समय में 8वें वर्ष, अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध की डेथ हुई, और जिस वर्ष गौतम बुद्ध की डेथ हुई उसी वर्ष पहली बौद्ध सभा भी हुई। अजातशत्रु ने जिस प्रकार अपने पिता को मारा था वैसे ही अजातशत्रु के बेटे उदाइन ने अजातशत्रु को मार दिया, और इस तरह से उदाइन में पितृहंता हुआ। उदाइन ने पाटलिपुत्र को बसाकर इसे अपनी नई राजधानी बना ली। इस वंश का, इस डायनेस्टी का जो अंतिम शासक है, ठीक है ना, हाँ, अंतिम शासक जो है नागदशक, उसे उसके मंत्री शिशुनाग ने मारकर एक नया वंश स्थापित किया, ठीक है ना। ठीक, तो आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा भैया, अब इसमें एक चीज ये है कि जैसे पाटलिपुत्र के बारे में आप विशेष रूप से जरूर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है भैया। तो चलिए आशा करते हैं कि ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो आपका जो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ वो है हर्यक वंश। मतलब कल हमारी आपकी मुलाकात होगी तो हम शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा, शिशुनाग वंश और नंद वंश को